ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग अभी हमारे चैनल पे हैं और आज उनका फर्स्ट क्लास है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज की क्लास 11 के लिए है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम सोर्स डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट एज वेल एज वाउचर। तो आज का हमारा ये चैप्टर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट, इसके बारे में मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ कर चुका हूँ कि होता क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए हमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग अपनी जनरल एंट्री करते हैं। उन डॉक्यूमेंट का नाम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको 100 रुपये दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बेटा जाओ अपने लिए कॉपी लेकर आओ, ठीक है, अपने लिए कॉपी लाओ, नोट्स बनाना, उसमें सर ने जो नोट्स बनवाने के लिए बोला है। अब आप एक कॉपी लेकर आए जिस पे एमआरपी 100 रुपीज़ डला है। कैसे मान लिया जाए कि वो 100 का है? ठीक है, कैसे मान लिया जाए कि वो 80 का है? या आपने जो भी प्राइस घर पे बताई है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपसे नॉर्मली क्या माँगा जाता है? बिल माँगा जाता है। तो जो हम कभी कोई खर्चा करते हैं और हमें वहाँ से जो ओरिजिनल सोर्स से जो डॉक्यूमेंट या एविडेंस रिसीव होता है, उसको हम नॉर्मली सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो जिनके आधार पर हम लोग वाउचर प्रिपेयर करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, देन हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो कौन सी चीज़ डेबिट और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी ऑन द बेसिस ऑफ बाउचर हम लोग डिसाइड करते हैं। और बाउचर किस बेसिस पे बनते हैं? नॉर्मली सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब मार्केट से हमको मिलते हैं, जो भी है, जहाँ पर हम जो भी खर्चा करते हैं। तो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में गाइस? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। किस बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? एविडेंस, यानी कि सबूत के आधार पर, तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। विच आर बिल्स ऑफ परचेज हो सकता है, इनवॉइस हो सकती है फॉर सेल, एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो सकता है, एक्सेट्रा। एंड दीज एविडेंसेस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप कुछ खरीद के लेकर आओगे तो वहां से आपको बिल मिलता है नॉर्मली, या कैश मेमो मिलता है। जब आप कहीं पर स्कूल में फी वगैरह पे करते हो तो आपको रिसिप्ट्स मिलती हैं। इसके अलावा आप बैंक में जब कोई पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपके पास एक पे इन स्लिप का हाफ पोर्शन मिलता है। इसके अलावा आप ये समझ लो, कभी किसी से चेक वगैरह रिसीव किया होगा, तो ये कुछ इसके अलावा कुछ डेबिट और क्रेडिट नोट, दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो इससे पहले आपने नॉर्मली सुनी नहीं होगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस और एन इवेंट एंड इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच अकाउंट्स आर डेबिटेड, जिसके बेसिस पर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किया जाएगा बुक्स अकाउंट में with the transacted amount. Source document is of the prime importance in accounting because accounting is based on the factual financial information, that is evidence. ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल भी है कि भाई जो चीज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? सबूत, तथ्य या आधार होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम अपनी एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से? यहाँ पर एक हमारा फीचर्स, हाँ, मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज कैश मेमो। ठीक है, जो सबसे कॉमनली आपने देखा होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपको घर से बोला 100 रुपये का एक कॉपी लेकर आओ, नोटबुक लेकर आओ, आप लेकर आए मार्केट से, तो उसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि जितने का आप बोल रहे हो उतने का ये है? तो वो किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है? कैश मेमो के बेसिस पर। हम इसको और आगे डिटेल में देखेंगे। इनवॉइस बिल, जब हम गुड्स को खरीदते हैं नॉर्मल उधार, तो हमको वहां से इनवॉइस या बिल मिलता है नॉर्मली बिजनेस की भाषा में। रिसिट्स क्या होती हैं? रिसिट, जब भी किसी जगह पर हम पैसा पे करते हैं तो वहां पे नॉर्मली हमको रिसिट्स मिलती है। इसके अलावा पे एंड स्लिप क्या होती है? जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा, बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो एक इस तरीके की स्लिप होती है जिसका एक 2/3 पार्ट होता है जो बैंक रख लेता है, 1/3 पार्ट हमको सील साइन करके हमको दे देता है, हाँ इतना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। इसके अलावा चेक वगैरह हम लोग रिसीव करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट, दो अलग अलग चीजें हम यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल। एक्चुअली यार ये जो है ना, मुझे इसी का डाउट लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पर वर्ड यूज कर लो। ठीक है, तो एक तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आप कैश मेमो लो या फिर बिल, रिसिप्ट, जो भी होंगे आपके पास,
वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा। दूसरा, इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपने जो भी चीज खरीद के लाया उसका आपके उसके बारे में मेंशन होता है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा होगा कभी, तो उसका एक बिल आपने मांगा होगा, उस बिल पे मैक्सिमम चीजें होती है, मोबाइल का ईएमआई नंबर होता है, किस डेट को परचेस किया है, क्या अमाउंट है, किस शॉप से खरीदा है, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। इट इज अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। सर ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इस चैप्टर में जैसे मैंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और एविडेंस कहाँ से आएंगे? आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आते हैं, इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, या ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन भी कह सकते हो, जहां से जनरेट होता है कि जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा तो वहां से शॉपकीपर या जो भी होगा बंदा, वो आपको क्या करेगा, एक रिटन एविडेंस देता है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जब ट्रांजेक्शन होता है तब आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है। इट इज जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एंड इट इज साइंड बाय द मेकर। जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन बनाएगा? साइंड बाय द मेकर, यानी सेलर ने अगर बिल बना के दिया है तो साइन किसके होंगे? सेलर के होंगे, ना कि तुम्हारे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के। अब यहाँ पर हम वन बाय वन हम एक एक सोर्स डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में समझेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट देखने को दिखते हैं। ठीक है, तो कैश मेमो सबसे पहला है। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड। कैश मेमो कब प्रिपेयर किया जाता है? बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट द कैश। ठीक है, जब भी आप नॉर्मली गुड्स कैश में सेल करते हो तो कैश मेमो मिलता है। इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड beside the date of transaction and other terms and condition। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हम रियल लाइफ में तो जब हम कैश में कुछ खरीदते हैं, जब हम दुकान से कुछ खरीदते हैं तो हमको तो बिल मिलता है, अभी आपने बिल तो अलग से पढ़ा है। ठीक है, नॉर्मली अभी जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं गाइस? हम यहाँ पर मतलब जितने भी हम सोर्स डॉक्यूमेंट देख रहे हैं बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं। आपने अगर इससे पहले इसका फीचर देखा होगा तो यहाँ पर इट इज जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट हम देखेंगे यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप रियल लाइफ में, सही बात है, आप जब मोबाइल खरीद के लाते हो तो आपको बिल ही मिलता है, वहाँ कैश मेमो भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको जो बिल मिलता है, और यहाँ पे बिल की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन होगी, वेट करिएगा। ठीक है, तो कैश मेमो जब हम कुछ कैश में खरीदते हैं, वैसे तो नॉर्मली जब हम कुछ खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है। एंड कंडीशन इफ एनी, इट इज एन एविडेंस फॉर द परचेजर फॉर गुड्स परचेज अगेंस्ट द कैश, एंड फॉर द सेलर इट इज द एविडेंस ऑफ सेल्स फॉर द कैश। ठीक है, सेलर के लिए एविडेंस है कि हमने कैश सेल की है, और परचेजर के लिए ये प्रूफ है कि हमने कुछ खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक सैंपल दिया हुआ है। कंपनी का नाम जैसे सबसे टॉप में मिलेगा सीला। ठीक है, ये मत सोचना कि ये क्या नाम है ठीक है, ये नाम है सीला। ठीक है, क्या नाम है? सीला। यहाँ पे कंपनी का एंटरप्राइज का नाम होगा सीला अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, 1 जो भी है 123 एजुकेशनल लाइन भोपाल वगैरह, आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये कैश मेमो लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालोगे? सपोज करिए आपने कोई भी चीज बेची, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक मोबाइल बेचा। ठीक है, वन मोबाइल। ठीक है, या मोबाइल में सिर्फ लिखता हूँ वन मोबाइल, क्योंकि आगे क्वांटिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, लो जी लो। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा मोबाइल। ठीक है, क्वांटिटी में आपने लिखा यहाँ पर, चलो आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो 10। ठीक है, रेट कितना? एक मोबाइल 10,000 का है, तो बताइए कितना हो जाएगा अमाउंट? 1 लाख। ठीक है, आपने कुछ और भी खरीदे हैं, जैसे चार्जर भी खरीदे हैं आपने। ठीक है, आपने चार्जर खरीदे हैं 10। ठीक है, एक चार्जर कितने का है? सपोज करिए 500 रुपये का है, तो 5,000 का ये हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000। ठीक है, टोटल अमाउंट 1 लाख। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1,05,000 ओनली। ठीक है, इन वर्ड्स हो गया। कस्टमर के साइन करा लो अगर कराना है यहाँ पर तो, और यहाँ पर सेलर के साइन हो जाएंगे, खत्म। इस तरीके से कैश मेमो बनाया जाता है। तो गाइस आपने अक्सर देखा होगा, हमने कई चीजें खरीदी होंगी, या आप शॉपकीपर के पास जाओगे, स्टेशनरी शॉप पर जाओगे, तो नॉर्मली आपको कैश मेमो ही रिसीव होता है। तो कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये प्रूव करता है कि हमने ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये फेक नहीं है। अब बात करते हैं बिल की, इनवॉइस और बिल की। जो नॉर्मली आप बिल लेकर आते हो, जो आपको लगता है कि कैश मेमो और बिल एक जैसा होता है, बस इतना सुना है सर, कैश मेमो पर जीएसटी नहीं लगता, बिल पर जीएसटी लग जाता है। हाँ, आपने वो नॉर्मल लाइफ में सही सुना है, बट हमने ये कहा कि ये कैश मेमो नॉर्मली कैश सेल के लिए, कैश परचेज के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो इनवॉइस होता है वो क्रेडिट के लिए होता है। आप यहाँ पे देखिएगा, इनवॉइस और बिल भी इसको बोलते हैं। An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit। ठीक है, सेलर कब बनाएगा इनवॉइस? जब वो गुड्स को उधार बेचता है। ठीक है, रियल लाइफ में आप गुड्स उधार खरीदो या नगद खरीदो, आपको नॉर्मली इनवॉइस ही मिलता है। और खासकर इनवॉइस और बिल पर जो डिटेल होती है वो टैक्स डिटेल होती है। ठीक है, जैसे जीएसटी नंबर वगैरह आपका होता है, जीएसटी
आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो it has been detail of the party to the whom goods are sold and the total sale amount and the original copy of the sales invoice is sent to the purchaser and a duplicate copy is retained as an evidence of the sales for the recording it in the books of accounts and for the future reference for the purchaser credit purchase are evidenced by the bill received from the supplier। ठीक है, ये एक एविडेंस होता है, इसकी दो कॉपियां होती हैं, आपने देखा होगा कार्बन लगाकर एक कॉपी उनके पास रह जाती है और दूसरी कॉपी क्या होती है वो। और कैश मेमो की खास बात क्या होती है, हम उसमें कार्बन कॉपी की बात ही नहीं कर रहे, सेल करते जा रहे हैं, हमें पता है नगद में बेच रहे हैं, जो आएगा वो पैसा ही प्रूफ हो जाएगा सेल कितनी है। लेकिन जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो एक हमको भी याद रखने के लिए चाहिए, इसलिए कार्बन कॉपी सेलर अपने पास रख लेता है और ओरिजिनल कॉपी परचेजर को दे देता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, इनवॉइस और बिल सेंटर में भी हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो ऐसा देखा था जिसमें सेंटर में लिखा था, ठीक है, ये कंपनी का नाम भी सेंटर में लिखा था। भाई फॉर्मेट कुछ भी हो सकते हैं, इन पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर भी वही डिस्क्रिप्शन डिटेल आ जाएगी। अगर ये गुड्स मैंने उधार बेचा होता, ठीक है, एचएसएन नंबर जो होता है, ठीक है, मतलब एक जेनरिक कोड होता है, ठीक है, वो एचएसएन नंबर हो गया, सर्विस कोड या गुड्स की हर एक चीज का एक 4 डिजिट का एचएसएन नंबर होता है, वो हो गया। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आपने डाल दी 10, यहाँ पर आपने डाल दिया सपोज 1 2 3 4, ठीक है, यूनिट का प्राइस आपका 10K है, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह कुछ अगर दिया है, टैक्सेबल वैल्यू कुछ है, तो सपोज करिए 10,000 का मोबाइल हो गया, अब जीएसटी लगाना है तो 1800 रुपए का जीएसटी लग जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 11,800। इस तरीके से टोटल हो जाएगा। यहाँ पे सब टोटल भी अभी फिलहाल में मैं 11,800 कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल भी 11,800 कर देता हूँ, ठीक है। अमाउंट इन वर्ड्स डाल दो 11,000, क्या डाल दोगे 11,800 ओनली, ठीक है, 800 ओनली। ये लो भाई हो गया, ये आपके साइन हो गए। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लगानी वो लगा सकते हो, कस्टमर के साइन कर सकते हो, खत्म। इस तरीके से बिल होता है, यानी बिल और कैश मेमो में कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैश मेमो नॉर्मली इसमें टैक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे हाँ डेट वगैरह डालना भूल गया, सपोज करिए आज का डेट कितना अपना 8 जुलाई 26, बिल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, तो ये कैश मेमो हो गया, कैश मेमो नंबर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस यही दिख रहा होगा, नॉर्मली इस पर टैक्स लगता है और ये क्रेडिट सेल के टाइम पर किया जाता है इनवॉइस इशू। फिर होती है रिसिट्स। रिसिट्स किस लिए होती हैं, व्हेन कैश और चेक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है, हम जब कस्टमर से कैश या चेक रिसीव करते हैं, ठीक है, अ रिसिट फॉर द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इज इशूड। तो जितना अमाउंट आप रिसीव करते हो, आपने देखा जैसे स्कूल में जब आप फी सबमिट करने जाते हो तो वहां से रिसिट इश्यू होती है, क्योंकि आप जब फी पे करते हो तो रिसिट इश्यू की जाती है और इसकी एक कॉपी स्कूल के पास होती है, दूसरी कॉपी आपके पास होती है जो कि ओरिजिनल होती है, ठीक है। इज इशूड द रिसिट इज प्रिपेयर्ड ऑन डुप्लीकेट, ये देखा डुप्लीकेट फॉर्म में बनाई जाती है, एंड द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट्स। आप स्कूल में फीस सबमिट करते हो तो आप ओरिजिनल पार्टी आप ही हो, तो आपको मिल जाएगी। एंड द डुप्लीकेट इज कीप्ड फॉर द रिकॉर्ड्स, इट हैज डिटेल्ड ऑफ डेट अमाउंट नेम ऑफ द पार्टी एंड द नेचर ऑफ द पेमेंट। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो किस तरीके से कि भैया आपने क्या किया था, स्कूल फी सबमिट की थी, ठीक है, सबमिटेड, तब आपको नॉर्मली क्या मिलता है, रिसिट मिलती है, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट की तरफ। पे स्लिप, इसका इमेज रह गया है, कोई बात नहीं, इसका इमेज हम बना देते हैं। इस तरीके से कुछ आपने बैंक में जब पैसा जमा करने गए होगे तो दो पार्ट में रहता है। नॉर्मली यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर रहता है, आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर भरा, ऊपर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रांच नेम वगैरह दिया रहता है, यहाँ पे अमाउंट दिया रहता है, आपने सपोज करो 15,000 रुपए जमा किए बैंक में, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है, यहाँ ग्रांड टोटल आ जाता है, यहाँ नीचे जो है वो और डिटेल रहती है एक्स्ट्रा, ठीक है, वर्ड्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो 15,000, ठीक है, ओनली। यहाँ पर साइन करने का ऑप्शन रहता है, साइन नॉर्मली इधर होते हैं, ऐसी डिटेल इधर रहती है, यहाँ पर डेट वगैरह रहती है, और यहाँ पर भी आपका ब्रांच नेम वगैरह रहता है, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर रहता है, यहाँ पर वही अमाउंट रहता है, ऐसी सारी डिटेल रहती है कुछ। जो आपने 15,000 भरा, यहाँ पर 15,000 का ग्रैंड टोटल हो गया, यहाँ पर साइन कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया। तो ये पेन स्लिप क्या होती है, इसका 1/3 पोर्शन आपको मिल जाता है एज अ प्रूफ कि चलो भाई आपने पैसा जमा किया है, और 2/3 पोर्शन बैंक अपने पास रख लेता है एज अ एविडेंस
या एज अ प्रूफ, ठीक है। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर द डिपॉजिटिंग कैश, जब क्या करते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। गाइस ये सारी चीजें जो है ना, आपने रियल लाइफ में अभी तक मैंने जो यहाँ पर जितना भी बढ़ाया, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, रिसिट्स हो गई, एंड ये लास्ट में जो हमारा पे इन स्लिप है, ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ये नॉर्मली देखने में आता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो सीधी सी बात है कि आपने ये सब कुछ देखा होगा। और चेक्स इनटू द बैंक, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरीके की पे इन स्लिप भरना होता है। तो पे इन स्लिप इज अ फॉर्म ऑफ अवेलेबल फॉर्म ऑफ बैंक। इट हैज अ काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल मतलब इसमें दो पार्ट हो गए। काउंटर फॉइल विच हैज बीन रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। नाउ डेज बैंक प्लेस अ बॉक्स इन विच चेक्स अलोंग विद द फील्ड पे इन स्लिप। कई बार आप चेक जो पोस्ट डेटेड चेक लेकर ले आते हो या आप अकाउंट पे चेक लेके जाते हो, तो उसमें इसका आधा पोर्शन इसमें आपकी अकाउंट डिटेल आ जाती है, इसमें भी आपकी चेक की डिटेल आ जाती है, इसमें भी चेक की डिटेल आ जाती है, इसमें से ये वाला पोर्शन फाड़ के आप खुद से अपने पास रख लेते हो और इस पोर्शन के साथ चेक को अटैच करके एक बॉक्स में डाल देते हो, ठीक है। और वो चेक 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है। कैन बी ड्रॉप्ड इन सच cases counterfoils are not signed. The counterfoil of the pay slip gives detail regarding the date एंड द अमाउंट इन कैश और चेक डिपॉजिटेड। सारी डिटेल होती है इस काउंटर फॉइल की डिटेल में। आपने चेक कितने का डाला, सर इसमें तो पूरा हम हर कुछ डाल के चले जाएंगे, चेक था 15,000 का, हमने इसमें डाल दिया 1,50,000। अब क्या होगा बेटा, वो इसीलिए ना उस पर काउंटर फॉइल पे मैनेजर वगैरह के किसी के साइन, तुम्हारे साइन होते हैं। ज्यादा होशियारी दिखाओगे बैंक मैनेजर का कॉल आएगा, भैया 15,000 डिपॉजिट किए थे, आपने 1.5 लाख की फॉइल ये पेन स्लिप भर दी है। अरे भैया गलती से हो गई, 1 जीरो हटा दो। बोले 1 जीरो नहीं हटा दो, आ जाओ बैंक, दोबारा दूसरी स्लिप भर दो, ठीक है। क्योंकि आएंगे तो आपके पास 15,000 ही। या दूसरी चीज क्या होगी, बैंक मैनेजर खुद से भर के 15,000 का चेक क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें वैसे भी आप देखो, फाइनेंशियल ट्रांजिशन में जब भी आप इन्वॉल्व होते हो, तो फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आप कहीं कोई जीरो या इन सब की कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। तो बी केयरफुल, कभी भी ऐसा हो तो आपको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। चेक तो आप सभी जानते हो बेटा, चेक एक एविडेंस होता है, इस चीज का प्रूफ होता है कि हमको पेमेंट मिली है या हमने पेमेंट की है, ठीक है। तो आपने देखा होगा चेक कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे उस बंदे का नेम आता है, ठीक है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, नेम ऑफ पेई, ठीक है, पेई का नाम आएगा, ठीक है। जिसको ये अकाउंट में पैसा जाना है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये पेमेंट किए, तो पहले फिलहाल में तो रुको मैं 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपको लाइन भी खींचनी रहती है ताकि कोई एक जीरो ना बढ़ा सके, और यहाँ पे जरूर लिख के आना, ठीक है। नहीं अगर तुमने कुछ होशियारी की, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा वर्ड्स में, तो वो क्या करेगा, एक जीरो इधर बढ़ा लेगा और 10,000 की जगह 1 लाख रुपए निकाल लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे जिसने चेक दिया। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आज 8 जुलाई है, तो आप कुछ डेट को इस तरीके से डालोगे अगर आज का चेक है तो 08072026। लेकिन आप पोस्ट डेटेड पीडीसी के बारे में सुना होगा आपने, अगर मैं यहाँ पे 7 हटा दूं और यहाँ पे जो डेट डाल देता हूँ 08/08/2026, तो ये अगले महीने का हो गया। इसी को बोलते हैं पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। इसी को पीडीसी या पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। जब आप आगे की डेट डालकर कस्टमर को या आप आगे की डेट डालकर किसी भी पेई को जिसको पेमेंट करना है, आपके क्रेडिटर वगैरह को, आप आगे का चेक दे देते हो एज अ गारंटी के तौर पर। लेकिन याद रखना चेक इज सिंपली मतलब कह सकते हो एक नॉर्मली फैसिलिटी के लिए दिया गया है, कोई एक सिक्योर्ड बॉन्ड नहीं है जो मतलब नॉर्मली बाउंस हो जाता है तो आपको जेल हो सकती है। अगर लगातार आपके 4-5 चेक बाउंस हो जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन इसमें यह है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा क्राइम नहीं है कुछ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि चेक पे बहुत आगे की डेट नहीं लेना है, ठीक है। तो check is a document in writing drawn upon the bank with which the account held and payable on demand होता है, payable on demand होता है। जब आप बैंक में लेकर जाओगे तभी तो क्लियर होगा। The bank supplies the check forms and the name of the party to whom payment, जिसको पेमेंट करना है, जैसे यहाँ पर हमको राम को पेमेंट करना है तो राम, और 2 लाइन खींचने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है ये अकाउंट पे ही है, अकाउंट पे ही मतलब राम के अकाउंट में ही जाएगा अभी, ठीक है। इज मेड रिटर्न आफ्टर द वर्ड्स पे टू, ठीक है, जिसको भी लिखा हुआ देन द अमाउंट इज रिटर्न बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर, दोनों में लिखना होता है। अ चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉअर, यहाँ पर चेक पे साइन कौन करेगा, जिसका अकाउंट होगा, ड्रॉअर नॉर्मली साइन करता है,
ठीक है, डिटेल आर एंटर्ड ऑन द काउंटर फॉइल विच रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर एंड दिस द सोर्स वाउचर फॉर द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने जब किसी को पेमेंट किया होगा तो ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर इसकी एक काउंटर फॉइल होती है, इसका एक डेटा होता है चेक की शुरुआत में, आपने किस किस को चेक दिया, वहां से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बुक्स ऑफ अकाउंट में वाउचर बनाने में आपको मदद मिल जाएगी या एक सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा। अब बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझने के हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बेटा डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, आपको याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुझे अपनी किसी एसेट्स को यानी कि डेटर को, अगर मुझे अपने डेटर्स को बढ़ाना है और लाइबिलिटी का मतलब होता है, लाइबिलिटीज का मतलब हो सकता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को कम करना है तो मैं कौन सा नोट इशू करूंगा, डेबिट नोट इशू करूंगा। डेबिट नोट का मतलब होता है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सपोज करो एक आपका डेटर है, उसको आपने 10,000 का सामान बेचा था, गलती से जब आप बिल बना रहे थे आपने उसको 1,000 एक जीरो कम लगा दिया। अब आपको बाद में याद आया यार उसको तो सामान तो 10,000 का दिया था और बिल में देखा तो सिर्फ 1,000, एक जीरो खा गया आपका अकाउंटेंट। अब इन दैट केस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 9,000 रुपये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो यार, या फिर ये कह लो कि आपकी अवेयरनेस कि अब 9,000 रुपये तो आपका डेटर कम हो गया, तो आप 9,000 से अपने डेटर को जब बढ़ाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इसके लिए डेबिट नोट इशू करोगे। तो 9,000 का एक डेबिट नोट इशू करने से क्या होगा, आपके डेबिट नोट से आपके एसेट्स यानी कि डेटर बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, अब मैं डेबिट नोट इशू करूंगा तो मेरा जो कस्टमर है वो कौन सा नोट इशू करेगा, ठीक है, मेरा कस्टमर मुझे कौन सा, अगर मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं अपना अपने कस्टमर को तो वो उधर से मुझे दूसरा, अगर अभी अब इसका अपोजिट में समझा ही देता हूँ, चलो ठीक है साथ में ही समझा देता हूँ। ये डेबिट हो गया। अब क्रेडिट नोट किस लिए इशू किया जाता है, एसेट्स को कम करने के लिए और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में देखते जाना, अगर मैंने अपने कस्टमर को डेबिट नोट इशू किया है और सेम टाइम पर अगर मेरे मेरा जो बायर है अगर उसको याद आता है तो वो मुझे कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि मैं उसका क्या हूं, मैं उसका क्या हूं, क्रेडिटर हूं बेटा, मैं उसका क्या हूं, क्रेडिटर हूं। तो वो एट द सेम टाइम अगर मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट यूज करेगा। ठीक है, तो अ डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट। इससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बंदे का अकाउंट डेबिट करने के लिए ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट, इट डिटेल्स द रीजन फॉर द डेबिट। हमने उसके अकाउंट को डेबिट क्यों किया, हम दो ही केस में अपने किसी बंदे के अकाउंट को डेबिट करते हैं, या तो डेटर को बढ़ाने के लिए या क्रेडिटर को घटाने के लिए। ठीक है, तो हमने उसके अकाउंट को क्यों डेबिट किया उस चीज को हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड्स दैट हिज गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। वही एग्जांपल दिया, मैंने 10,000 का सामान बेचा था लेकिन मैंने कितने का इनवॉइस दिया था उसको, 1,000 का। अगर सेलर को ये ज्ञात हो जाता है, अगर ये सेलर को पता चल जाता है कि क्या हुआ कि मैंने 1,000 का सामान बेचा था लेकिन 10,000 का सामान बेचा था लेकिन 1,000 का बिल दिया, इन दैट केस वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। ठीक है, सिमिलरली a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been over invoiced। ठीक है, क्या वर्ड दूसरी चीज के लिखा है, if a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been over invoiced। ठीक है, अगर अगर एक परचेजर है, अगर उसे ये पता चल जाता है कि मेरे ऊपर ज्यादा का क्रेडिट नोट मतलब गुड इनवॉइस दे दिया है तो अपनी वो लाइबिलिटी कम करेगा। अगर मैं परचेजर हूं, अगर मैं सेलर हूं और कम का मैंने अपने कस्टमर का बिल बनाया है तो डेबिट नोट इशू करूंगा। अगर मैं परचेजर हूं और मेरे ऊपर ज्यादा का बिल बन गया है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, क्रेडिट नोट। ठीक है, सॉरी डेबिट नोट, अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए। यहां पे देखो, सिमिलरली अ परचेजर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट, मेक अ डेबिट नोट इफ द गुड्स हैव बीन ओवर इनवॉइस। मैंने गुड्स खरीदा था लाला से, लाला ने 10,000 की जगह 15,000 का बिल बना के मुझे दे दिया, तो मेरी लाइबिलिटी 15 से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलती से ऐसा कर लिया है या मेरे पास ज्यादा का बिल आ गया है, मेरे लाला ने यानी कि मेरा जो सप्लायर है उसने मुझे ज्यादा का बिल दे दिया है, इन दैट केस मैं लाइबिलिटी को कम करने के लिए, क्रेडिटर को कम करने के लिए कौन सा नोट यूज करूंगा, डेबिट नोट। ठीक है, और हैज रिटर्न द गुड्स
और द सेलर हैज अलाउड अ लोअर डिस्काउंट एक्सेट्रा, या कई बार डिस्काउंट कम दिया है तो इसके लिए भी आप डेबिट नोट का यहाँ पर ये फॉर्मेट देख सकते हैं। डेबिट नोट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने ये देखा कि राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली, ये हमारी सीएला कंपनी जो थी, सीला कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपने नंबर डाला, यहाँ पे डेट डाल दी, ठीक है, जो भी आपकी 20 अप्रैल 2025 अगेंस्ट मेसर्स हाई एंड लो न्यू दिल्ली, जिस बंदे के लिए हमने ये नोट इशू करना है। गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, चालान नंबर। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स रिटर्न करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना। मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ 6,500 रुपए का, अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा हूँ। ₹6,500 ओनली, रंजित कुमार मैनेजर। तो मैंने डेबिट नोट कब यूज किया, मैं अगर सप्लायर को गुड्स वापस करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी यानी कि मेरा क्रेडिटर अमाउंट कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हमने यहाँ पे देखा कि डेबिट नोट कब इशू किया जाता है। आपको अगर समरी याद रखनी है तो सिंपल सा याद रखिए, अपने डेटर को बढ़ाने के लिए और क्रेडिटर को कम करने के लिए, डेटर को बढ़ाने के लिए और क्रेडिटर को कम करने के लिए, दोनों केसेस में आप डेबिट नोट यूज करते हो। और क्रेडिट नोट कब यूज करते हो, हमारे डेटर को कम करने के लिए और क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए हम कौन सा नोट यूज करते हैं, क्रेडिट नोट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेबिट नोट हो गया एंड सिमिलरली आपका ये क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। अब आप क्रेडिट नोट पे देखेंगे, क्रेडिट नोट का सेम मीनिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब क्रेडिट नोट का मैंने क्या बोला था, अगर आपको अपनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए और एसेट्स को कम करने के लिए, ठीक है, यानी कि डेटर को कम करने के लिए आप कौन सा नोट यूज करोगे, क्रेडिट नोट यूज करोगे। अगर आपने देखा कि यार आपके क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए, आपके क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा कौन चाहेगा कि मेरा क्रेडिटर बढ़ जाए। आपके सेलर ने, आपके सेलर ने आपको डेबिट नोट इशू किया है, बोला है भाई मैंने 10,000 का सामान भेजा था लेकिन बिल 1,000 का ही काटा, तो 9,000 का और मैं बिल काट रहा हूँ, या मैं डेबिट नोट भेज रहा हूँ सो दैट मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हारा अकाउंट 9,000 से बढ़ा सकूँ। और तुम इस चीज को मानते हो, हाँ सामान तो 10 का ही खरीदा था, तो तुम भी अपना क्रेडिटर बढ़ाओगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि तुम्हारे पास गलती से बिल कितने का गया था, समझना। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं अक्सर बता रहा हूँ आपको कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है लाला, ठीक है, लाला, और यहाँ पर है बाला। कौन है ये, बाला, शैतान का साला, है ना। तो ये जो है सेलर है और ये बंदा जो है बायर है, समझना। इसने इस बंदे को कुछ गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड ₹10,000। कितने का सोल्ड किया गुड्स, 10,000 का गुड्स सोल्ड किया है। लेकिन यार जब बात आई ना बिल भेजने की, तो इस बंदे ने जब बिल बना रहा था तो उसमें 10,000 में आती 4 जीरो, 3 जीरो बना के इसको भेज दिया। अब 3 जीरो का बिल इसके पास पहुंचा तो इसने ध्यान नहीं दिया, और अगर होशियार रहा होगा, ज्यादा ओवर स्मार्ट रहा होगा, तो कुछ लोग होते हैं जब शॉपकीपर उनको एक्सचेंज में ज्यादा पैसा लौटा देता है ना तो खुश हो जाते हैं। इनको भाई साहब ने कम का बिल बनाया, खुश हो गए, 10 का था सामान, 10 का बिल, 1,000 का, 9,000 शॉर्ट। ये भाई साहब खुश हो रहे हैं मनी मन, ठीक है, ये मनी मन क्या हो रहा है, हैप्पी। हाँ बढ़िया, 9,000, 9,000 का फायदा, 9,000 का फायदा हो गया। लेकिन लाला ठहरा, लाला, इसको आदत है ला और ला, ठीक है। तो लाला ने शाम को जब अपना हिसाब जोड़ा तो देखा यार 9,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसे याद था कि मैंने बाला को 10,000 का सामान देखा, सबका बिल देख रहा था, कभी बाला का बिल सामने आया 1,000। अकाउंटेंट एंट्री करके भी चला गया, बाला के नाम की कितनी, बाला के नाम पे लिख के चला गया 1,000 रुपए। लाला को याद आया भाई ये गलती हो गई, लाला ने फटाक से बनाया क्या, डेबिट नोट। क्या यूज करेगा लाला, अपना, क्योंकि लाला के लिए बाला कौन है, डेटर है, जिसको उधार बेचा है, वो डेटर को डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट क्या काम करता है, डेटर को बढ़ा देता है। कितने से डेबिट नोट इशू करेगा, 9,000 से। अब जब यही चीज बाला के दिमाग में, बाला के पास पहुंचेगी, ये डेबिट नोट बाला के पास पहुंचेगा या बाला के पास खबर पहुंचेगी, तो बाला ने भी अपना क्रेडिटर, बाला ने अपना क्रेडिटर कितने से दिखा रखा था, अपना क्रेडिटर दिखा रखा था 1,000 से। अब बाला भी एक नोट इशू करेगा जो कितने का होगा, 9,000 का, और इसको वो क्या बोलेगा, क्रेडिट नोट। क्या बोलेगा गाइस, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब यूज किया जाता है,
जब हमको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी होती है। बाला अपनी लाइबिलिटी कितने से बढ़ाएगा? 9,000 से। ठीक है, इसका अपोजिट आप समझ सकते हो, अगर इसका उल्टा हो गया होता, अगर ओवर इनवॉइस हो चुकी होती, 1 लाख का सामान था, 10,000 का सामान था, आपने 1 लाख कर दिया, इन दैट केस आप क्या करते हो? अपनी लाइबिलिटी घटाने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हो? डेबिट नोट यूज करते हो। लाइबिलिटी कम करने का मतलब, अब थोड़ा इसको एक काम करते हैं, हाँ इधर नहीं, इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब लाला जो है, लाला कस्टमर सामान खरीदता था काला से, ठीक है, लाला किससे सामान खरीदता था? काला, इज ए होलसेलर। ये कौन है? होलसेलर है, इससे सामान खरीदता ये। यानी कि जब इसने इसको नोट दिया होगा, इसने इसको सामान दिया, कितने का सामान दिया? इसको इसने सामान दिया 20,000 का, ठीक है, इसने इसको कितना सामान दिया? 20,000 का। सारी चोट बेचारे लाला के साथ ही होनी है, लेकिन बंदे ने क्या किया, इसके अकाउंटेंट ने 1 जीरो और बढ़ाकर दे दी इसको। कितने का? 20,000 की जगह लाला को 2 लाख रुपए का बिल थमा दिया। अब लाला ने देखा, लाला तो हर चीज का हिसाब रखता है भाई, लाला ने शाम को मैच किया, सामान तो मेरे पास काला से 20,000 का है, लेकिन नालायक ने मेरे को बिल 2 लाख का थमा दिया। तो ये इसकी अकाउंट एंट्री फिर कर गया था अकाउंटेंट। और अब लाला को रात को ध्यान कब आता है? रात को 11 बजे, क्योंकि लाला को नींद ही नहीं आती अगर हिसाब गड़बड़ हो जाता था। तो लाला को नींद नहीं आती जब हिसाब गड़बड़ होता है, और यहाँ तो सीधा 1,80,000 का हिसाब शॉर्ट पड़ रहा है। अकाउंटेंट एंट्री करके गया 2 लाख रुपए से, लाला ने रात को 11 बजे मैच किया, सब टैली किया, सब देखा, ओ 1,80,000 का ज्यादा का काला ने मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। अब काला इन दैट केस कौन सा अगेन डेबिट नोट यूज करेगा? लाला अगेन डेबिट नोट यूज करेगा 1,80,000 के लिए, लेकिन इससे वो क्या कर रहा होगा? डेबिट नोट इज ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी, क्रेडिटर को कम करने के लिए, क्रेडिटर को कम करने के लिए। और लाला का क्रेडिटर कौन है? काला। और लाला का डेटर कौन था इससे पहले? बाला। यानी डेटर को बढ़ाने के लिए और क्रेडिटर को कम करने के लिए आप डेबिट नोट यूज करते हो। जब ये ऐसा करेगा तो इधर से कौन सा नोट यूज होगा? अगर ये डेबिट नोट यूज कर रहा है तो काला कौन सा नोट यूज करेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट काहे के लिए होता है? क्रेडिट नोट काहे के लिए होता है? डेटर को कम करने के लिए होता है कि नहीं होता है? अभी मैंने बताया था, डेटर्स को रिड्यूस करने के लिए 1,80,000 का नोट यूज करेगा। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। इसीलिए आपको बोला मैंने कि इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझ लो, आपको काफी आसान हो जाएगा कि डेबिट नोट तब यूज किया जाता है जब डेटर को बढ़ाना हो और क्रेडिटर को कम करना हो। लाइबिलिटीज जब हम अपोजिट सोचते हैं, क्रेडिट नोट तब यूज किया जाता है जब लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर को बढ़ाना हो और एसेट्स यानी कि डेटर को कम करना हो। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट credit has been granted to a debtor. For example, if a customer returned goods previously invoiced or the customer is allowed further discount, कस्टमर को हमने सेल किया था, वो या तो सेल वापस कर रहा है, ठीक है, सेल अगर रिटर्न करता है, वो सेल्स रिटर्न करता है, जिससे हमारा कस्टमर का अमाउंट या कस्टमर का जो टोटल अमाउंट होगा वो कम होगा, या कस्टमर का जो बैलेंस है वो कम होगा, डेटर को कम करना पड़ेगा, ठीक है, या हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तब भी कौन सा नोट यूज करेंगे हम? क्रेडिट नोट is issued. The effect of the credit note is that the amount of the customer's indebtedness is reduced, or if it is already settled, to enable the customers to purchase goods to the value of credit without further payment. इसका एक दूसरा ये भी होता है, अगर तुम मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, लेकिन मैं तुमको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करूंगा। तो क्रेडिट नोट इस तरीके से भी इस कंडीशन पे भी दिया जा सकता है। हमारा कस्टमर हमसे बोल रहा है ये डिस्काउंट तुमने नहीं दिया, तो डेबिट नोट का एक यूज ये भी हो गया कि आप मुझे सामान दो बट मैं पैसा नहीं दूंगा, या तो मेरी लाइबिलिटी कम करो। तो हम अपने या तो डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट नोट यूज कर सकते हैं या क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए। तो आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, लेकिन नट सेल में आपका डेटा इतना ही रहेगा इन्हीं चीज के लिए, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए और डेटर को कम करने के लिए ही डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या यूज हो रहा है? क्रेडिट नोट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डेबिट नोट। डेबिट नोट कब यूज हो रहा था? जब आपके एसेट्स को बढ़ाने के लिए और लाइबिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है, लाइबिलिटी को कम करने के लिए ये डेबिट नोट का यूज हो गया, और यहां पर मैंने ये क्रेडिट नोट का यूज लिखा था। ठीक है,
तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे अब बाउचर की तरफ। ठीक है, बाउचर बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज को, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में किस अकाउंट को डेबिट करूं और किस अकाउंट को क्रेडिट करूं, ये चीज निर्भर करती है बाउचर के ऊपर। ठीक है, अभी हमने देखा सोर्स डॉक्यूमेंट वहां से मिलेंगे जहां पर नॉर्मली जो ओरिजिनल पार्टी होगी, जो ड्रॉअर होता है, मेकर होता है, वो बना के देता है हमको और हमको रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब उसके बेसिस पे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, लाला के पास जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आ रहे थे, उनकी एंट्री किस बेसिस पे होगी? बाउचर के बेसिस पे होगी, जो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में दो चीजें चलती हैं, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड भी आपने सुना होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं या सब्सिडरी बुक्स में लिख रहे होते हैं चीजों को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने से पहले आपको हर एक चीज का एविडेंस चाहिए, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट अगर किसी चीज का नहीं है तो बनाया भी जाता है। इसके बाद हम बाउचर की बात करते हैं, तो फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बाउचर बनाए जाते हैं। बाउचर क्या होता है? बाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। बहुत सारे, अगेन मैं बच्चों को बोलूंगा, अगेन इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट और बाउचर में क्या फर्क होता है। बेटा, बाउचर अकाउंट्स में कौन सी चीज डेबिट एंड क्रेडिट होगी, ये चीज निर्धारित करता है। ठीक है, और बाउचर जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो हमारे पास चल के आते हैं। जैसे मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल के साथ साथ बिल भी मिलेगा। बुक खरीदोगे तो मोबाइल के साथ साथ कैश में, सॉरी, बुक के साथ साथ कैश में भी मिलेगा। जब बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट तो होगा ही होगा, साथ में प्रूफ के तौर पे पेन स्लिप मिलेगी, चेक मिल सकता है। जब आप कस्टमर से पैसा रिसीव करोगे तो उनको रिसीट दे सकते हो। तो इन सब के बेसिस पर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट में अब कौन सी चीज डेबिट और कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ये निर्धारित करेगा बाउचर। तो बाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट फ्लो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू, अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड होगा, एन एविडेंस टू दैट इफेक्ट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, हमने क्या बोला, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, अ बाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम डिसाइड करेंगे और इस बेसिस पे हम बाउचर प्रिपेयर करेंगे कि भैया कौन सा अकाउंट हमको डेबिट और क्रेडिट करना है। इसीलिए अगर हम टाइप्स ऑफ बाउचर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउचर, जिनको हम एक सोर्स बाउचर बोलते हैं, जो हम सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए कई लोग सोर्स डॉक्यूमेंट को ही बाउचर बोल देते हैं। बट अगर मैं अकाउंटिंग बाउचर की बात करूंगा तो वो ये हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग बाउचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स ऑफ सपोर्टिंग बाउचर्स फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसिट, इनवॉइस, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, येट बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले दीज सोर्स बाउचर्स आर एनालाइज्ड, इनको एनालाइज करो, यानी कैश मेमो है, बिल है, जो आपने पिछले पार्ट में देख लिए, टू डिटरमाइन विच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। सोर्स डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके अकाउंटिंग बाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे गाइस। ठीक है, द डिसीजन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स टर्म्ड एज अकाउंटिंग बाउचर। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इट्स डिपेंड ऑन अकाउंटिंग बाउचर्स, जो कि हम अकाउंटिंग बाउचर्स के बेसिस पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे तो दो टाइप के होते हैं, ये एक ही जगह होनी थी इमेज, बट ठीक है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बाउचर, इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉमन है ये। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी अकाउंटिंग बाउचर, अकाउंटिंग बाउचर किस बेसिस पे बनते हैं, इनके ऊपर कौन सा पार्ट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, जो अभी हम पढ़कर चले आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप क्या बनाओगे, अकाउंटिंग बाउचर बनाओगे। इट इज एनालिसिस, इट इज एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का एनालिसिस है। इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट, नॉर्मली साइंड एंड, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड कंसाइंड काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, लाला का अकाउंटेंट आया, शाम को एंट्री करके चला गया। एंट्री करने से पहले उसने बाउचर बनाए होंगे, बाउचर अकाउंटिंग बाउचर बनाए होंगे, अकाउंटिंग बाउचर के बाद उसने एंट्री की होगी। लेकिन बाद में उसे याद आया था कि एंट्री तो हो गई, लेकिन अब मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है वगैरह वगैरह, इसके लिए उसने डेबिट और क्रेडिट नोट यूज किए थे। ठीक है, इट इन द केस ऑफ कैश बैंक बाउचर इट इज अ रिसिट। ठीक है, बैंक और कैश के मामले में रिसिट ही क्या होती है, बाउचर का काम करती है। ठीक है, जब डिपॉजिट वगैरह करते हो। टाइप्स ऑफ, क्योंकि अब वहां से थोड़ी ना आपको अलग कुछ मिलेगा, वही प्रूफ होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बाउचर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैश बाउचर
और एक होता है नॉन कैश वाउचर। इसको ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस हम कल वाली क्लास में देखेंगे, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस भी करानी है। इट इज माई रेगुलर बैच भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है वन शॉट की तरह और खत्म हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले, तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा कैश वाउचर दो पार्ट में होते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। ठीक है, कैश वाउचर दो पार्ट में होते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। और हमारे नॉन कैश वाउचर होते हैं जो ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं ना, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका नाम है नॉन कैश वाउचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर क्या होता है? क्रेडिट वाउचर, ध्यान से सुनना, क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। बस इस लाइन को याद रख लो। एक चीज, एक डेफिनेशन याद रख लो, दूसरी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। अगर कैश रिसीव होता है तो कौन सा वाउचर यूज करना है? क्रेडिट वाउचर। कैश कब कब रिसीव होता है? सोच के देखो, कैश कब कब रिसीव होता है? सेल करते हैं, रिसीव होता है। अगर कैश सेल की तो रिसीव होगा, यस होगा। कमीशन रिसीव हुआ तो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हुआ तो, और कुछ, और क्या क्या रिसीव हो सकता है भाई? ठीक है, जो कुछ भी रिसीव होगा, जब जब कैश रिसीव होगा किसी भी फॉर्म में, तो कौन सा वाउचर आएगा? कैश वाउचर। ठीक है, और इसको ऐसा भी बोल सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को मैंने इसीलिए छोड़ा था। हमारी जो तीसरी क्लास होगी, इस हफ्ते की तीसरी क्लास, आज ट्यूसडे है, सैटरडे को हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद डायरेक्ट मुझे जर्नल पढ़ाना प्रेफर है। मैं से 6 चैप्टर मैंने छुड़वा दिया, उसका रीज़न क्या है कि मैं 7th के बाद 6 लेना चाहता था। 6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती 7th में, बट 7th के बाद 6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 8th में। तो मैं वो रिदम के साथ पढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैंने 7th को पहले पढ़ाने की कोशिश की। तो कुछ चीज़ों के लिए मैं रियली सॉरी कि भाई मैंने 6 पहले क्यों नहीं पढ़ाया, बट मुझे पता है 6 को पढ़ने के बाद आप 7th पे ईजिली 8 पर ईजिली शिफ्ट हो पाओगे। पढ़ना ही पड़ता है 8 के लिए 7th को, इसलिए मैंने 6 को छुड़वा दिया है। तो अगली हमारी थर्ड क्लास में वही होगा। कैश इज रिसीव्ड, कैश मे बी रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जहां जहां से पैसा आए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ गुड्स हो गया, जैसे मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स हो गया, एंड विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक हो गया। हर जगह कौन सा वाउचर यूज होगा? क्रेडिट वाउचर। ठीक है, अब वाउचर के कंटेंट क्या क्या होंगे भाई? नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। वाउचर का यूज करते हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं, इसलिए तो ये इंटरनल मैटर है। ठीक है, आपका इंटरनल मैटर है कि वाउचर कैसा बनेगा। वाउचर का फॉर्मेट जहां जहां देखोगे वहां वहां आप अलग वाउचर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड वाउचर यहाँ पर मैं अपने लेवल का मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ। मैंने इसका फॉर्मेट भी इसलिए नहीं रखा क्योंकि बच्चों को लगता है सर ने तो बना बनाया लाया था, हमको बनाने में पसीना आ रहा था। ठीक है, तो वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इजीली बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से वाउचर बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, इतनी लाइन खींच पाओगे गाइस? इतनी लाइन खींच पाओगे क्या? सर क्या बात कर रहे हो, आप तो हमको हल्के में ले रहे हो, हम तो इतनी इससे ज्यादा खींच लेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, इतनी लाइन अगर खींच लेते हो तो अब देखो जरा इसमें किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक छोटी सी लाइन यहाँ और खींच लेना। ठीक है, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बनाता हूं मैं, प्रज्ञान कॉमर्स 68 इंद्रपुरी भोपाल। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। यहां पर मैंने यहां पे लिखा क्रेडिट। ठीक है, ये वाउचर क्या है, इसकी हेडिंग डाल देंगे, ये क्रेडिट वाउचर है। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट, हमने क्या बोला था वाउचर क्यों बनाया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट डेबिट हो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिसाइड करता है अकाउंटिंग वाउचर। तो कैश वाउचर में हमारा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? जिन चीजों की वजह से कैश आ रहा होगा वही चीजें तो क्रेडिट होंगी। तो यहां पर सबसे पहले क्रेडिट, क्रेडिट में जैसे मैंने यहां पे लिखा सेल्स, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं? सेल। सेल लिख सकता हूं, कमीशन रिसीव लिख सकता हूं, ठीक है, रेंट रिसीव लिख सकता हूं गाइस। ठीक है, जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी लिख ली। सपोज करो 10,000 रुपए मिला, ग्रैंड टोटल में डाल देना 10,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर के साइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंट के साइन, नॉर्मली मैनेजर अकाउंटेंट मैनेजर के साइन इस साइड रहते हैं, नॉर्मली मैनेजर के साइन हो गए। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटेंट के साइन हो गए। ठीक है,
डेट होती है यहाँ पर कहीं डेट डाल दो आप, ठीक है। यहाँ पे बाउचर नंबर होगा, बाउचर नंबर में जैसे मैंने डाल दिया 1234, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स अकाउंट 10,000। अब आप यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नरेशन बोलते हैं इसको, आप लिख सकते हो गुड सोल्ड फॉर कैश ₹10,000 अगेंस्ट बाउचर, सॉरी कैश मेमो नंबर भी लिख सकते हो अगर कैश सेल है तो, बिल्कुल कैश सेल है, कैश मेमो नंबर 1265, ये कैश मेमो नंबर था, ये नरेशन के तौर पे आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया। क्या क्या चीजें आई जरा देखो, अब इसमें से आप चीजें मैच करिएगा। क्या क्या चीजें आई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आ गया, प्रज्ञान कॉमर्स। डेट एंड प्रिपरेशन, डेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर सपोज करिए 8 जुलाई 2026, ठीक है। अकाउंटिंग बाउचर नंबर, ये रहा आपका बाउचर नंबर 1234। टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड कौन सा था, सेल्स अकाउंट, टाइटल हो गया। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन 10,000। नरेशन ये रहा ग्रीन में, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग, अकाउंटेंट ने बनाया। सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजर के सिग्नेचर, ठीक है। और सपोर्टिंग बाउचर नंबर ये रहा, कैश मेमो नंबर। बताइए कौन सी चीज छूटी थी, बताइए आप। यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख रही है कि नहीं, इसमें अच्छे से देख लो गाइस, अच्छे से देख लो। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी ना। क्रेडिट बाउचर में आपको ये देखना है पैसा किन चीजों की वजह से आता है, सेल की वजह से आता है, क्रेडिट कर दो सेल्स, कमीशन की वजह से आ सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, डिविडेंड रिसीव हो सकता है, ठीक है। और भी भाई आपका कुछ सेल ऑफ सर्विस वगैरह है, प्रोवाइडिंग सर्विस वगैरह, तो उनके लिए आप यूज करोगे क्रेडिट बाउचर। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, सेल ऑफ मशीनरी हो सकता है, बैंक से विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि ये कुछ चेंज थोड़ी होने वाला है। ये लोग सेल की जगह पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अभी और भी कुछ चीजें लिख के दिखाऊं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक से पैसा निकाला होगा, ठीक है। डेटर का नाम भी लिख सकता हूँ, डेटर से मुझे, मैंने पहले उधार बेचा होगा, पहले मैंने उधार बेचा होगा, फिर बाद में जब बंदा पैसा देने आया होगा तो कौन सा बाउचर यूज करूंगा, क्रेडिट बाउचर। याद रखिएगा बाउचर, वेरी सिंपल टॉपिक। आप अगर बाउचर नहीं बना पाए ना बेटा, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ लेना कि अब अकाउंट्स का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, अगर आप बाउचर नहीं बना पा रहे। मतलब बाउचर मतलब कोई चैप्टर नहीं होता पढ़ाने वाला। सीधी बात यह है कि क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है, सिंपल सा, कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से होता है, क्रेडिट किसकी वजह से होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। हमारा कैश के केस में जब कैश मिलता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, उनके नाम यहां लिखने हैं। डेबिट बाउचर में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कैश की वजह से, उनके नाम लिखने। आ जाइए पूरा का पूरा, डेबिट बाउचर आज प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड। भाई पेमेंट करोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट वहां पे था वही फॉर्मेट कुछ यहां पर भी रहेगा, बस यहां पर आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक है। मैंने ये देखो फिर से बना रहा हूं मैं आपके सामने, तो दैट आप ये ना बोलो कि सर आपने तो फॉर्मेट यूज कर लिया, हमको टाइम लगेगा। ये लो भैया, ये लो भैया, ठीक है। इसमें एक पार्ट और एक्स्ट्रा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये रहा, ठीक है। इसको मैं, अब जब भी आप पेमेंट करोगे किसी ना किसी बंदे को तो पेमेंट करोगे। अब पेमेंट करने के बाद आपने किसी को पेमेंट किया और सामने वाला पैसा लेकर भाग गया और कल को आके बोलेगा कि मैंने तो तुमसे पैसे लिए ही नहीं। इसलिए आप अपने पास प्रूफ के तौर पे क्या करोगे, जब भी किसी बंदे को पेमेंट करोगे उससे यहाँ पे लिखवाओगे, बोले देखो आई हैव रिसीव्ड रुपीज, जितने का हम बनाओगे, सपोज हम बनाने वाले हैं इसको 5,000 का, ठीक है। और यहाँ पर एक रेवेन्यू स्टैंप लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पर, रेवेन्यू स्टैंप। वो देखें छोटे छोटे 10 रुपए 50 रुपए के टिकट, वो लगा के उससे बोलोगे इस पे साइन कर, वो जब इस पे साइन कर देगा ना तब ये वैलिड होगा। इसलिए जितने भी डेबिट वाउचर होंगे उन पे किसी ना किसी बंदे का नाम आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेबिट, ये डेबिट वाउचर है। क्या है गाइज, ये डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर कब यूज किया जाता है, जब हमने किसी को कुछ पेमेंट की होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, जैसे प्रज्ञान कॉमर्स, प्रज्ञान कॉमर्स, प्रज्ञान कॉमर्स में तुम लोग आए तो मैंने तुम्हारे लिए चाय मंगाई, रामू चाय वाला हमारे पास चाय लेकर आया, हमने महंगी चाय मंगाई, ठीक है। आपके लिए खाना भी मंगा लिया, चलिए थोड़ी देर के लिए। तो प्रज्ञान कॉमर्स ने आपके लिए खाना मंगाया, प्रज्ञान कॉमर्स, यहाँ पर बाउचर नंबर, ठीक है। बाउचर नंबर हमने 1260 हमने इशू किया। डेट कौन सी थी, डेट थी कल आओगे आप, ठीक है, कल आने वाले हो, ठीक है। आप ये तो कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे, भोपाल वगैरह जो भी एड्रेस में,
ठीक है, प्रज्ञान कॉमर्स भोपाल। ठीक है, अब हमने डेबिट किसको किया, रिफ्रेशमेंट टैक्स, भाई खर्चों की तो लाइन लगा दो तुम लोग, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, मैंने रिफ्रेशमेंट दिया आपको 5,000 का, ठीक है, ये हो गया 5,000। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 5,000 ओनली। क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि मैनिपुलेशन ना हो सके। ठीक है, यहां पर अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, अकाउंटेंट के साइन हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर मैनेजर के साइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और यहां पर एक और चीज और लिखनी पड़ेगी। आपने अगर सपोज करिए किसी भी चीज का, अभी तो रिफ्रेशमेंट लिख दिया मैंने, रिफ्रेशमेंट में मजा इसलिए नहीं आएगा कि हम लोग इंटरनली बनाते हैं नॉर्मली। रिफ्रेशमेंट में अगर सामने वाला किसी बड़ी होटल से, चलो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये लिख रहे थे, हमने बड़ी होटल से कहीं से खाना मंगाया, यहां पे हमने लिख दिया कैश पेड टू बीकानेर स्वीट्स। ठीक है, स्टारबक्स लिख दूं, नहीं चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 12156, ठीक है, ये उसने हमको दिया था कैश मेमो। तो ये हो गई डिटेल। अब देखो इसमें सारी डिटेल हो गई। अब जैसे ही वो बंदा हमारे पास खाना ऑर्डर लेकर आया, हमने कहा भाई जो साइन कर, 5,000 तेरे को दे रहे हैं और साइन कर इधर। इसीलिए इसमें ये रिसीविंग का एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करो तो उससे प्रूफ, उससे रिसीविंग ले लेना कि हाँ उसने पेमेंट किया। तो नॉर्मली जब एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाती है तो यहाँ पे सैलरी हो सकती है रिफ्रेशमेंट की जगह, रेंट हो सकता है, रेंट पेड जो आप करते हो, ठीक है, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर भी वही नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट एंड प्रिपरेशन ऑफ द बाउचर ये रही, ठीक है, अकाउंटिंग बाउचर नंबर ये रहा 1260, टाइटल ऑफ द अकाउंटिंग डेबिट, जैसे रिफ्रेशमेंट हो गया, यहाँ पर आप सैलरी लिख सकते हो, वेजेस लिख सकते हो, ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो गया, नरेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयर्ड, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन मैनेजर का, सपोर्टिंग बाउचर नंबर ये रहा 1215, और आ डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ द सपोर्टिंग बाउचर। ठीक है, अगर आपके पास वो बिल है तो वो बिल भी आप साथ में, या कैश मेमो जो है तो वो आप लगा दोगे, खत्म। इस तरीके से। और ये रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह कब क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया है रियल में, उसका ये प्रूफ है, सबूत है, आधार है, जिस बेसिस पे हम उसको पेमेंट कर रहे हैं गाइस। चलिए अब ट्रांसफर वाउचर की और बात कर लेते हैं। भाई अगर आपने कोई भी चीज नॉन कैश यानी कि क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन किया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने गुड्स परचेज किया, अभी तक आप गुड्स परचेज कर रहे थे या गुड्स सेल कर रहे थे तो कैश वाउचर यूज कर रहे थे, कैश में जब डील कर रहे थे। अभी अब आपके पास क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉट इन्वॉल्विंग कैश, एग्जाम्पल फॉर दिस इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा, नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शंस फॉर क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, रेक्टिफाइंग द एरर्स एक्सेट्रा, इन सब के लिए नॉन कैश वाउचर यूज होते हैं। नॉन कैश वाउचर का फॉर्मेट में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ, इसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। एक सेकंड, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, प्रज्ञान कॉमर्स, ठीक है, भोपाल, एड्रेस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ट्रांसफर वाउचर है या नॉन कैश वाउचर भी बोल सकते हैं। इसका वाउचर नंबर है 1395, डेट हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हमने आज की डेट डाल दी, कल की डेट डाल दी, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट साइन किसके होंगे, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर साइन किसके, मैनेजर के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है। जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आपने आपने ना फर्नीचर खरीदा उधार, तो आपके पास डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर, ठीक है, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे, जो बंदा, अब यहाँ पे थोड़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसने हमको फर्नीचर दिया, अब फर्नीचर हमने खरीदा था बाला से, किससे खरीदा था, बाला से, ठीक है, अमाउंट आपका यहाँ पर आप चाहो तो 2 बार डाल सकते हो, ये सब आपकी ऊपर थोड़ी फ्रीडम है, ठीक है, नहीं तो एक ही बार आता है अमाउंट, 2 बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
मैं इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार अमाउंट डाल देता हूँ। ठीक है, आपने 5,000 का, तो यहाँ पर आपने बस लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर टोटल कर दो 5,000, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम बाला, बाला से फर्नीचर खरीदा अगेंस्ट बिल नंबर, क्योंकि जब क्रेडिट परचेज करते हो तो आपको इनवॉइस या बिल मिलता है, बिल नंबर 1690, ठीक है, बस खत्म, इतना, ठीक है। और यहां पर वर्ड्स में आप अमाउंट लिख सकते हो, कितने का, 5,000 ओनली, 5,000 ओनली, ये आपने वर्ड्स में अमाउंट लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन गया ट्रांसफर वाउचर। आप फर्नीचर उधार खरीद सकते हो, आप उधार बेच सकते हो। अगर आपने उधार कुछ बेचा होता तो यहाँ पे सपोज करिए, अब उधार बेचने की मैं साथ में एंट्री कर देता हूँ, फर्नीचर की जगह जब हम उधार बेचते, सपोज करिए हरी को हमने उधार बेचा कुछ, हरी का अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आ जाता, सेल्स, ठीक है। नगद बेचते तो कौन सा वाउचर बनता, क्रेडिट वाउचर, क्योंकि सेल्स क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसफर वाउचर है तो उस बंदे का नाम आ गया, ठीक है। अगर हमने इसकी जगह पर, अगर मैं तो आपसे बोलता हूं परचेज किया होता, तो परचेज क्या होता है, डेबिट, परचेज डेबिट, और हमने उधार खरीदा होता सपोज करिए लाला से, तो लाला। इस तरीके से आपके दोनों अकाउंट पैरेलल चलेंगे, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। और ये थोड़ा सा नॉलेज आपको नेक्स्ट, यानी कि जो हमारी सैटरडे वाली क्लास होगी उसमें आपको, जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। एंड अगेन मैं सॉरी बोलूंगा कि मैंने वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस चैप्टर को जब तुम रिवाइज करोगे ना गाइस, मेरा वन शॉट देखोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद इसको करोगे, 5 से 10 मिनट लगता है, पूरे के पूरे सारे बाउचर्स, नोट्स और ये सब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इवन स्टैप मार्किंग होती है तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। और बच्चे इसमें तो मार्क्स की गंवाने की कोई लाइन ही नहीं है। जब मैं आपको थर्ड क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझा दूंगा तो आप बहुत हद तक ये तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि फर्नीचर डेबिट क्यों होता है, बाला क्रेडिट क्यों हो रहा था, या फिर यहाँ पर सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही थी, ये सारी चीजें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। फिलहाल में आज की इस क्लास में हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, ठीक है, कुछ छूट गया क्या, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रज्ञान कॉमर्स, और अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं तो वहाँ पे भी आप हमसे जोड़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके भी आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल में आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जो कि होगी थर्सडे को। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।